गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है परागण या पॉलिनेशन। इससे पिछली वीडियो में हमने मादा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट के विषय में पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। परागण यानी पॉलिनेशन किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि किसी पुष्प के पुंकेसर, पुंकेसर मतलब जो एंथर होता है, और उस एंथर में पराग कण पाए जाते हैं। तो जो पराग कण है उनका उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहते हैं, उसी स्टिग्मा पर पहुंचना या किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण, जिसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। स्वपरागण में एक पुष्प के पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार के परागण को स्वपरागण कहते हैं। नोट में यहाँ मैंने लिख रखा है, स्वपरागण केवल उभयलिंगी पुष्प में संभव है। यानी कि मुख्य रूप से ये उभयलिंगी जो पुष्प होते हैं जिसमें नर और मादा भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसमें ये संभव होता है। स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लिए पहला लाभ यह है कि स्वपरागण के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दूसरा है, स्वपरागण से बने बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं तथा संतति पौधे पैतृक पौधे के समान लक्षणों वाले होते हैं। यानी कि जिनको हम शुद्ध देसी कहते हैं वो होते हैं स्वपरागण के द्वारा, और इसमें जो भी संतति पौधे हैं वो बिल्कुल अपने पैतृक यानी मातृ पौधे के जैसे लक्षणों वाले होते हैं। हानियाँ क्या होती हैं, जिसमें पहला है, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं होता। अगला है कि संतत में रोग प्रतिरोधक क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी कम हो जाती है स्वपरागण। अगला है पर परागण, जिसे क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी कहा जाता है। पर परागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अतः दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर लगे रहते हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, पर परागण। पर परागण के लाभ क्या हैं। पहला है, अच्छी स्वस्थ संतति की प्राप्ति होती है इससे। दूसरा है, रोग प्रतिरोधी पादपों की प्राप्ति होती है। हानियाँ क्या होती हैं, पर परागण के लिए माध्यम बाह्य साधनों अथवा कारकों की आवश्यकता होती है। दूसरा है, हानिकारक प्रभावी गुणों का संतति में प्रकट होना। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पुष्प है जिसमें कुछ ऐसे गुण हैं जो हानिकारक हैं, तो वो भी अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। अगला है पर परागण की विधियां। तो पर परागण की निम्न विधियां हैं, जिसमें पहला है वायु परागण, जिसको एनीमोफिली कहा जाता है। जल परागण, जिसे हाइड्रोफिली कहते हैं। जंतु परागण, जिसे जूफिली कहते हैं। तो देखते हैं वायु परागण। वायु परागण में क्या होता है कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण और पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। जैसे मक्का में वायु परागण, गेहूं, जौ, धान आदि में वायु परागण होता है। अगला है जल परागण। जल परागण केवल जलीय पौधों में पाया जाता है। यानी कि जब जल जो है परागण के माध्यम का कार्य करे तो उसको जल परागण कहते हैं। जैसे कि हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सिरेटोफिलम, जोस्टेरा आदि। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा एग्जाम्पल इसका। अगला है जंतु परागण। पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं, और ये निम्न प्रकार का है, जिसमें है कीट परागण, जिसको इंटेमोफिली कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के कीट जैसे बीटल है, ततैया, मधुमक्खी, तितली आदि इस प्रकार के परागण में भाग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल में कि साल्विया में कीट परागण, अंजीर में कीट परागण पाया जाता है। तो साल्विया जो है एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। अगला है पक्षी परागण, यानी पक्षियों के माध्यम से जो हो, जैसे कि बिग्नोनिया है, स्ट्रेलिटिजिया है आदि। घोंघा परागण, जैसे कि जिमीकंद में, क्राइसेंथेमम में आदि। चींटी परागण, जैसे कदम्ब में आदि। चमगादड़ परागण, जैसे कदम्ब है, कचनार आदि।
तो इस तरह से पर परागण की जो प्रक्रिया होती है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा पूर्ण होती है। गृहकार परागण क्या है?